नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीणा कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन बीए सेकेंड ईयर की क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं साथियों, आप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे जुड़ चुके होंगे और अब हम हमारी जो बीए की सेकेंड ईयर की क्लासेज है उसमें हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए, जो ठहराव मनुष्य के जीवन में सबसे गंभीर और खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो ठहरा हुआ तालाब का पानी होता है वह भी धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। और निरंतरता जो है मनुष्य को आगे बढ़ाती है और एक स्टूडेंट जो है उसके जीवन में निरंतरता सदैव बनी रहनी चाहिए। और मैंने सभी आप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मैंने बोला था कि आप लोग सब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए हैं और हमारी जो सेकेंड ईयर की क्लासेज है उसको आप जितना जल्दी हम से जुड़ेंगे उतना ही आप एक फ्लो में, पढ़ाई के फ्लो में आएंगे। तो ठीक है, हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको बीए सेकेंड ईयर का जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास है ये, और इसमें अपन ने सल्तनत काल के सोर्सेज को रीड किया, इसमें हमने मुगल काल के सोर्सेज को रीड कर लिया कल। अब मैंने आपको बोला था, मेरी जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको कहा था कि कल हम विदेशी यात्रियों का वर्णन, वे जो यात्री आए थे हमारे यहाँ उनका विवरण हम पढ़ेंगे। देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि ये जो इतिहास है, ये जो इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत में एक दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। तो दरबारी इतिहास लेखन क्या था? दरबारी इतिहास लेखन, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। अधिकतर इतिहासकार क्या कर रहे थे? शासकों के यहाँ नौकरी ही करते थे। दरबारी इतिहास क्या करते था? शासक की बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखता था। किंतु जब कोई व्यक्ति बाहर से उसके दरबार में आया है, कोई व्यक्ति बाहर से उसके दरबार में आया और उसके बारे में अपने यहाँ जाके बात लिखता है, तो वह क्या अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी, वो जैसा देखेगा वह वैसा ही लिखेगा। और कुछ समय काल पीरियड ऐसा है जैसे कि अल मसूदी का टाइम पीरियड है 957 ईस्वी का, तो यह अपनी किताब महजुल उल जहाब में हमें 957 पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड है ये। तो जो मैंने आपको बताया था 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी का हमारा जो टाइम पीरियड वो पूर्व मध्यकाल कहलाता है। तो इस काल के बारे में, इस काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में अल मसूदी हमें बताता है। तो हमारे यहाँ जितने भी विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा जो उनका आंखों देखा हाल लिखा गया, उनका जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया, ये यात्रा वृत्तांत हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो अपने आपके अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैं कुछ आपको यात्रा वृत्तांत लिखाऊंगा। और ये यात्रा वृत्तांत देखिए ना केवल बीए स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये केवल बीए के नहीं, आप अगर आप यूपीएससी वगैरह देते हैं तो इनमें से ये मैचिंग में जरूर आता है। ये कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, ऐसे ही के ऐसे आएंगे और वो मैच करवाएंगे आपसे कि कौन किसके, और वन वर्ड के हिसाब से भी आपसे पूछ लेगा देवराय किसके काल में आया था, अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था, निकोलो कोल्टी किसके काल में आया था, एथेनियस निकिटिन किसके काल में आया था, ये कहाँ का निवासी था। तो इस तरह के प्रश्न आपके स्वाभाविक है और वन वर्ड यहाँ से बनता ही बनता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है अच्छे से इसको रीड करें और जो मैं लिखवाऊं उसको साफ सुथरा लिखें और टाइम पीरियड का विशेष ध्यान रखें। तो पहली हमारा यात्रा वृत्तांत में पहला हम लिखेंगे अल मसूदी। हमारा पहला जो विदेशी यात्रियों में पहला है अल मसूदी के बारे में लिखेगा। अल मसूदी अरब यात्री था। तथा इसने प्रतिहार वंश या प्रतिहार राज्य की यात्रा की। अल मसूदी अरब यात्री था तथा इसने प्रतिहार राज्य की यात्रा की और इसके द्वारा अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया, और अल मसूदी के द्वारा अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया वह महजूल जहाब के नाम से जाना जाता है। महजूल जहाब के नाम से जाना जाता है।
महजुल जवाब के नाम से जाना जाता है। महजुल जवाब में अपने यात्रा वृत्तांत महजुल जवाब में अपने यात्रा वृत्तांत महजुल जवाब में अल मसूदी अपने यात्रा वृत्तांत महजुल जवाब में अल मसूदी प्रतिहार वंश के बारे में हमें जानकारी देता है। प्रतिहार वंश के बारे में हमें जानकारी देता है और यह प्रतिहार वंश को समझने का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक एविडेंस है। और यह हमारा प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक या यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि वह इसमें महजुल जवाब में प्रतिहार वंश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन हमें देता है। प्रतिहार वंश की भौगोलिक स्थिति का हमें वर्णन देता है। प्रतिहार वंश की भौगोलिक स्थिति का हमें वर्णन देता है। तो अल मसूदी हमारा हो गया है, क्लियर है बात। 957 महजुल जवाब किताब का नाम, और किसके बारे में उल्लेख करता है? ये प्रतिहार वंश के बारे में। नेक्स्ट हमारी किताब है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं लिखा चुका हूं पहले भी, आप समझाए हमारी पहली वाली क्लास में अलबरूनी का नाम आया है। तो अलबरूनी हमारा जो नेक्स्ट विदेशी यात्री है वो है अलबरूनी। टाइम पीरियड लिख लेना 1024 से 1030, और इनकी किताब का नाम है तहकीक हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक भारत के मध्यकालीन भारत के बारे में समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अलबरूनी के बारे में लिखेगा। अलबरूनी भारत आने वाले अरब यात्रियों में अलबरूनी भारत आने वाले अरब यात्रियों में प्रमुख व्यक्ति था। और अलबरूनी ने अपने ग्रंथ तहकीक हिंद में भारत की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, खगोलीय, ज्योतिष आदि सभी क्षेत्रों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। आदि सभी का विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो मैंने पहले भी बताया था, हमने पढ़ा था कि अलबरूनी भारत की पूर्णतः भौगोलिक स्थिति को बताता है। अलबरूनी भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखता है। अलबरूनी भारत की आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखता है। अलबरूनी भारत की भूगोल के बारे में लिखता है। अलबरूनी भारत के ज्योतिष के बारे में लिखता है। तो अलबरूनी बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारत से, वह भारत की भूरी प्रशंसा लिखता है। अतः इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यह ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आगे लिखेगा, अलबरूनी भारत में मोहम्मद गजनवी के भारत पर सोमनाथ पर आक्रमण के समय, देखिए जो गजनवी था वो पढ़ेंगे हम, भारत में विदेशी आक्रमण में पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनवी एक ऐसा आक्रांता हुआ है जिसने भारत पर 17 बार लगातार 17 बार आक्रमण किए हैं। 1000 से लेके 1027 तक वो लगातार आक्रमण करता है। और ये टाइम पीरियड देखिए वही पढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया कि अलबरूनी जो है वह कब, अलबरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी जब भारत पर सोमनाथ पर वह आक्रमण करता है। सोमनाथ का मंदिर भारत में गुजरात में स्थित है, और वहां वो कब आक्रमण करता है? 1025 में वह आक्रमण करता है। और बहुत देखिए जो ये विदेशी आक्रमणकारी थे वो पहले के टाइम में, पहले के समय मध्य एशिया से भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वो मध्य एशिया से हुए हैं। और ये बहुत ही बड़े लड़ाके थे, ये एक कबीलाई संस्कृति में जीवन यापन करते थे, और इनका एक ही उद्देश्य होता था। इन जितने भी भारत पे आक्रमणकारी हुए इनका एक ही उद्देश्य होता था, या तो वहां से धन लूटना और भारत पर अपना मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना या अपने मुस्लिम धर्म का प्रसार करना। इन उद्देश्यों के साथ ये भारत में प्रवेश किया। और ये लोग क्या है, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और इनको अगर, क्योंकि सोमनाथ का जो मंदिर था वो प्राचीन काल में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर था। इवन एक बार तो इसके जो सैन्य नायक थे उन्होंने भी इसको कहा था कि सर कि आप सोमनाथ पे आक्रमण ना करें, क्योंकि वो बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है, हो सकता है हमें उसका विपरीत जो नुकसान उठाना पड़ जाए। किंतु देखिए गजनवी एक बहुत ही बड़ा लड़ाका था और उसने बहुत सी लड़ाइयां देखी थी, बहुत से ऐसे युद्ध लड़े थे।
तो ऐसी स्थिति में वो है इन कंसेप्टों को वह स्वीकार नहीं कर पाया और वो है अपने आंखों से उसको देखना चाहता था। और जब वह सोमनाथ के मंदिर में पहुंचा तो वो उस मूर्ति को देख के स्तब्ध रह गया था कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए वह स्तब्ध रह गया था। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो लोग हमसे बहुत आगे थे, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे थे, उसने बहुत लड़ाइयाँ देखी थी, बहुत से उसको एक्सपीरियंस था। तो वो उसने कहीं ना कहीं उस मूर्ति की स्थिति को देख के, जब वह हवा में खड़ी थी, मूर्ति एकदम हवा में खड़ी थी, तो वह समझ गया कि इसमें कहीं ना कोई धातु है और ये चुंबकीय प्रभाव से हवा में खड़ी है। और उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और उसको तहस नहस कर दिया। तो उस समय अलबरूनी भारत आया और वह अलबरूनी भारत आने के बाद उसने उस समय की भारत की स्थिति का वर्णन किया है। तो आगे लिखेगा, अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में तहकीके हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत किया है। अलबरूनी ने अपने ग्रंथ तहकीके हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत किया है। तो 11वीं शताब्दी के भारत की महत्वपूर्ण जानकारी हमें कौन देता है? अलबरूनी। अलबरूनी का क्या ग्रंथ है? तहकीके हिंद। तहकीके हिंद। देखिए नेक्स्ट हमारी किताब है जो विदेशी यात्री है हमारा, चाओजू कुआ। टाइम पीरियड है इसका 1225 से 54 और किताब का नाम है चू फांची। ये चाइनीज नाम है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें। चाओजू कुआ 1225 से 1254 और चू फांची, किताब का नाम है इसका चू फांची। क्लियर है बात? चाओजू कुआ हमारा नेक्स्ट जो चीनी यात्री है, विदेशी यात्रियों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं, उसमें चाओजू कुआ हमारा नेक्स्ट विदेशी यात्री है। चाओजू कुआ, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये नाम 2-3-4 बार जब तक आप अपने दिमाग में जबान पे नहीं लाओगे तो ये याद नहीं होंगे। तो चाओजू कुआ 1225 से 1254 में भारत आया और जो चू फांची इसकी किताब का नाम है। तो इसमें लिखेगा यह चीनी व्यापारी और यात्री था। चाओजू कुआ एक चीनी यात्री और व्यापारी था और इसने 12वीं और 13वीं शताब्दी में 12वीं और 13वीं शताब्दी में चीनी और अरब व्यापारियों के साथ भारत के व्यापार का भी यह उल्लेख करता है। खास तौर से यह अपने यात्रा वृत्तांत में पांड्य राज्य की, अपने यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत के चोल राज्य, चाओजू कुआ चीनी विदेशी यात्री था जो कि क्या करता है, अपने चीनी और अरब व्यापारिक संबंधों का अपनी किताब चू फांची में करता है और यह इनके साथ साथ दक्षिण भारत के चोल राज्य के चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख करता है और इससे हमें दक्षिण भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है बात? आगे लिखेगा नेक्स्ट हमारा विदेशी यात्री है, विदेशी यात्रियों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा विदेशी यात्री है मार्को पोलो। टाइम पीरियड है मार्को पोलो का 1292 से 93। मार्को पोलो का टाइम पीरियड है 1292 से 93। इसमें लिखेगा मार्को पोलो को मध्यकालीन विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। विदेशी यात्रियों का, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तथा मार्को पोलो ने पांड्य राज्य की, दक्षिण भारत के पांड्य राज्य की यात्रा की, और यह वेनिस नगर का निवासी था।
यह अपने यात्रा वृत्तांत में पांड्य राज्य की बहुत ही प्रशंसा करता है। यह अपने यात्रा वृत्तांत में पांड्य राज्य की बहुत ही प्रशंसा करता है। अपने यात्रा वृत्तांत में पांड्य राज्य की बहुत ही प्रशंसा करता है और उसके एक नगर मावर, नगर का नाम है मावर, मावर, पांड्य राज्य के एक नगर मावर का उल्लेख करता है, जिसे वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताता है, जिसे वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताता है, जिसे वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताता है। इस प्रकार से मार्को पोलो पांड्य राज्य के साथ साथ दक्षिण भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। दक्षिण भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है। वह पांड्य राज्य की महिला शासिका रुडंबा वह पांड्य राज्य की महिला शासिका रुडंबा का उल्लेख करता है। वह पांड्य राज्य की महिला शासिका रुडंबा का उल्लेख करता है। रुडंबा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। इसके साथ साथ वह पांड्य राज्य की न्याय व्यवस्था, पांड्य शासक की न्याय व्यवस्था, इसके साथ साथ वह पांड्य शासकों की न्याय व्यवस्था का उल्लेख करता है या प्रशंसा करता है। इज दैट क्लियर? तो देखिए मार्को पोलो हो गया। मार्को पोलो मैंने बताया ये यूरोपियन इतालवी यात्री वेनिस का निवासी था और इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। और यह पांड्य राज्य के मावर का केंद्र, मावर के मोतियों के रूप में उल्लेख करता है। यह रुडंबा का उल्लेख करता है। यह पांड्य शासकों की न्याय व्यवस्था का उल्लेख करता है। और न्याय व्यवस्था का उल्लेख किससे मिलता है हमें? मार्को पोलो की विदेशी यात्री वृत्तांत से। आगे लिखेगा निकोली कोंटी। निकोली कोंटी 1420 से 1421 में भारत था, आया। निकोली कोंटी, इसको लिखेगा निकोली कोंटी। यह निकोली कोंटी इतालवी यूरोपीय यात्री था। इतालवी यूरोपीय यात्री था जो कि देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की, जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की। देखिए ये जो लगातार तीनों है, ये लगातार तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपस में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन ये इसमें क्योंकि देवराय प्रथम है और देवराय द्वितीय है तो कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। निकोली कोंटी का 1420 से 21 में देवराय प्रथम के समय में कहाँ विजयनगर की यात्रा करता है। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर की यात्रा करता है। तो देवराय प्रथम के समय कौन आता है? निकोली कोंटी। तो ये इसमें लिखेगा यूरोपीय यात्री था जो कि देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा करता है। तथा यह अपने यात्रा वृत्तांतों में विजयनगर शहर की प्रथाओं, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन आदि का बहुत ही विशद वर्णन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसके टाइम में आया था निकोली कोंटी? इतालवी यात्री था, यूरोपीय यात्री था और देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा करता है। नेक्स्ट है हमारा अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है 1443 से 1444 में भारत रहा और यह देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर की यात्रा करता है। अब्दुल रज्जाक है जो वह 1443 से 44 और देवराय द्वितीय के समय में कहाँ की यात्रा करता है? यह विजयनगर की। तो इसमें लिखेगा यह एक फारसी यात्री था। अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री था जो कि कालीकट के जमोरिन शासक के यहाँ, कालीकट मैंने बताया आपको, भारत में कालीकट कहाँ? केरल के पास में पड़ता है। जो कि कालीकट के जमोरिन शासक के यहाँ फारस के शाह शाहरुख का राजदूत बनकर आता है। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का यात्री था
और यह कहाँ आता है? कालीकट के जमोरिन शासक, हमारे कालीकट केरल के नज़दीक पड़ता है, साउथ में पड़ता है। कालीकट के जमोरिन शासक के यहाँ आता है और यह कहाँ से? फारस के शासक शाहरुख का राजदूत बनकर भारत आता है और यह अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर के शासन का उल्लेख करता है। यह अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर की स्थलाकृति, उसके प्रशासन, उसके समाज, यह अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर के स्थलाकृति की प्रशंसा करता है और वह यह कहता है कि विजयनगर जैसा शहर उसने संसार में कहीं पर भी नहीं देखा, जिसमें वह विजयनगर की तारीफ करते हुए कहता है कि विजयनगर जैसा शहर उसने कहीं पर भी नहीं देखा और यह शहर एक के बाद एक 7 प्रकोटों से घिरा हुआ है। और वह कहता है कि यह शहर एक के बाद एक 7 प्रकोटों से घिरा हुआ है, 7 प्रकोटों से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे लिखेंगे हम एथेनियस निकितिन 1470 से 1474 में, एथेनियस निकितिन 1470 से 1474 में बहमनी के शासक मोहम्मद तृतीय के समय में, बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के समय में बहमनी की यात्रा की और निकितिन एक रूसी घोड़ों का व्यापारी था, जिसने बहमनी साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी दी है, जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में बहमनी साम्राज्य के बारे में जानकारी दी है। तो ये हो गया। एथेनियस निकितिन कौन था? रूसी यात्री था। कब आया था? 1470 से 74 तक रहा था और कहां की यात्रा की थी? मोहम्मद तृतीय के समय में बहमनी साम्राज्य की यह यात्रा करता है। दुआर्टे बारबोस या बारबोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआर्टे बारबोसा 1500 से 1516 तक पुर्तगाली यात्री था। दुआर्टे बारबोसा 1500 से 1516 तक विजयनगर की यात्रा करता है। कृष्णदेव राय के समय में करता है यह, और यह क्या था? पुर्तगीज यात्री था। और बारबोसा एकमात्र विदेशी यात्री था जो सती प्रथा का उल्लेख करता है, बारबोसा एकमात्र ऐसा यात्री था जो सती प्रथा का उल्लेख करता है। किंतु इसके साथ साथ वह यह भी कहता है कि यह प्रथा लिंगायतों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। लिंगायतों और ब्राह्मणों में कौन सी प्रथा? सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। और एकमात्र कौन इसका उल्लेख करता है? डुआर्टे बारबोसा। और कौन था ये? पुर्तगीज यात्री था। 1500 से 1516 में आया, विजयनगर की यात्रा की। किसके काम में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट हमारा लिखेगा डोमेगो पायस भी पुर्तगाली यात्री था। 1520 से 22 में भारत की यात्रा करता है। 1520 से 1522 तक भारत की यात्रा करता है। डोमेगो पायस पुर्तगाली यात्री था। डोमेगो पायस 1520 से 22 में पुर्तगाली यात्री था, भारत की यात्रा करता है। और डोमेगो पायस के यात्रा वृत्तांत की खासियत यह है कि डोमेगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य का आंखों देखा हाल लिखा है। डोमेगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य का आंखों देखा हाल या वर्णन, यात्रा वृत्तांत वो करता है। तो देखिए, ये आज हमने कुछ यात्रियों के वर्णन पढ़े हैं, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके जो तथ्य उन्होंने जिनके बारे में दिए हैं वो पढ़े हैं। और मैं समझता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। हमारा प्रयास है जो है एक कर रहे हैं धीरे धीरे आप लोगों तक पहुँचने का।
तो वो एक सकारात्मक पहल हमने की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबका मेरी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से निवेदन करता हूँ कि वो मुझसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी हमारा वीडियो है वो आप तक आए और इसका फ़ायदा आप लोगों तक पहुँचे। तभी अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा लेंगे तभी मेरा यह प्रयास मैं सफल मानूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ओके।